वेलकम टू सोशल टॉक विद सुप्रिया। हमारे साथ है डॉक्टर कुमुदनी चौहान, आईवीएफ फर्टिलिटी एक्सपर्ट। इनका अपना हॉस्पिटल है गंगा लक्ष्मी आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर। वेलकम मैम। ओके मैम, हम जानना चाहेंगे आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ का एक तो पहले फुल फॉर्म क्या होता है और आईवीएफ क्या है। थैंक यू सुप्रिया जी फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। आईवीएफ के बारे में अगर हम बात करें तो आईवीएफ को हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको अगर सामान्य भाषा में बताना चाहें आम लोगों को तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फीमेल है उसके एग को बाहर ले लेते हैं और जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म को बाहर लेके बाहर ही इन दोनों का फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कराते हैं। तो ये प्रक्रिया बाहर होती है तो कहते हैं टेस्ट ट्यूब में होती है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह दिया जाता है कई बार। तो जब ये फर्टिलाइजेशन बाहर हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाते हैं, तो पहले हम लोग 3rd डे के एम्ब्रियो यानी 3 दिन के एम्ब्रियो बना के फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया करते थे, लेकिन अभी और टेक्निक्स एडवांस हो गई हैं। तो अभी 5 डेज के एम्ब्रियो जिनको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, 5 डेज तक उनको बना के मैच्योर करा के फिर हम उनको यूट्रस में फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। एंड दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ आईवीएफ। मैम आईवीएफ के लिए किसको जाना चाहिए? लाइक कोई एज लिमिट होती है आईवीएफ कराने के लिए? और क्या नेचुरल उससे अगर नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं तो कोई और भी मेजर है या सिर्फ आईवीएफ ही उनके पास ऑप्शन बचता है? आईवीएफ में किसको जाना चाहिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आईवीएफ में उन्हीं कपल्स को जाना चाहिए जिनके सबसे पहली बात अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है ना। कई सारे इंडिकेशंस हैं। सबसे पहला इंडिकेशन अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि जो नलियां हैं वो अगर बंद हैं तो आपके लिए आईवीएफ ही एकमात्र उपाय है। क्यों? क्योंकि जो ये निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में ही होती है। इसके अलावा जो आईवीएफ के इंडिकेशंस हैं वो अगर आपकी एज काफ़ी एडवांस हो चुकी है, आपका खुद का एग नहीं बन रहा है, तो ऐसे में फिर हम लोग 3rd पार्टी डोनेशन लेके उसमें हम लोग आईवीएफ करते हैं। तो एक पार्ट हुआ। दूसरा चीज़ है कि अगर आपके स्पर्म काउंट बहुत कम है, इतने कम है कि हम उनसे नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या फिर आईयूआई के माध्यम से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो फिर एक और एडवांस टेक्निक है जिसको कहते हैं ICSI ICSI। ऐसे में क्या करते हैं कि एक सिंगल एग में एक स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें अगर बहुत ही कम मात्रा में स्पर्म है और या तो स्पर्म अगर नहीं भी हैं और अंदर बन रहे हैं तो उनको हम एक टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन मेथड कहते हैं, टेसा, उसके माध्यम से बाहर निकाल के फिर फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो मेल पार्टनर्स हैं उनके जो इश्यूज हैं उनमें भी हम आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी पा सकते हैं। इसके अलावा जो आईवीएफ के जो और इंडिकेशंस हैं वो अभी जो और चीज़ें एडवांस हो रही हैं कि अगर आपको कोई डिजीज़ है ऐसी जो जेनेटिक चली आ रही है तो आईवीएफ के द्वारा आप अगर अपना एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसको हम जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग में अगर वो एम्ब्रियो हमारा ठीक आता है, अच्छा आता है, तो फिर हम लोग टेस्टेड एम्ब्रियो ट्रांसफर करा सकते हैं और उस डिजीज से बच सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड कि जेनेटिक डिजीज हम इससे कम कर सकते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे पे ट्रांसफर ना हो। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बोला स्पर्म काउंट लेस हो तब भी हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है, तो काफी पेशेंट्स आते होंगे बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है कि ऑलवेज ब्लेम्स गोज ऑन वुमेन कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो उसी में कुछ प्रॉब्लम होगी। मेल बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं कि उनमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केसेस आपके पास भी आते हैं? ऐसे केसेस बहुत आते हैं मैडम, और ये ऐसा कई बार होता है कि वाइफ आती है लाइक पेरीफेरी के जो जगह हैं वहाँ से, तो 5-6 साल हो गए हैं शादी को, वाइफ के सारे टेस्ट हो गए हैं, उसका ट्यूब का टेस्ट जो कि थोड़ा पेनफुल भी होता है वो भी हो गया है, लैप्रोस्कोपी यानी सर्जरी भी हो गई है, और देखने को मिलता है कि हस्बैंड ने अपना सीमेन टेस्ट ही नहीं कराया। डॉक्टर ने एडवाइस करा हुआ है बट वो हमेशा उसको टाल रहे हैं। हालांकि अब चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, अभी मेल पार्टनर भी आगे आ रहे हैं कि भाई हम भी अपना टेस्ट करा लें, लेकिन हाँ ये चीज़ें जो एक सोशल जो पार्ट है ये अभी भी मुझे देखने को मिलता है अपनी प्रैक्टिस में, जिसमें मेल पार्टनर थोड़ा सा पीछे हटते हैं अपनी टेस्टिंग जल्दी कराने से। वो कहते हैं पहले इनको देख लीजिए आप। बल्कि हमने जो पढ़ा है और जो सही है वो ये है कि अगर कोई कपल आपके पास आता है जिसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसका पहला टेस्ट होना चाहिए हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, हस्बैंड का टेस्ट, क्योंकि उस टेस्ट में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ या कोई दर्द नहीं होता है। इट्स वेरी इजी। आपने अपना सैंपल दिया और वो टेस्ट हो गया और 50% चीज हमने एक्सक्लूड कर दी कि हाँ भाई हमारा मेल पार्ट ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फीमेल पे फोकस कर सकते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल का कोई भी टेस्ट कुछ ना कुछ इन्वेसिव होगा ही होगा। सो दिस इज द थिंग।
लेकिन हाँ, अभी चीजें थोड़ी बदल रही हैं और अभी मेल पार्टनर भी आ रहे हैं कि भाई हमारा टेस्ट आप साथ के साथ कर लीजिए, ऐसा होता है। काफी लोग डरते हैं कि आईवीएफ में पता नहीं हमारा बच्चा होगा कि नहीं होगा, काफी शक होता है लोगों को कि पता नहीं हमारा स्पर्म यूज हो रहा है या एग हमारा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से कि हम लोग जब आईवीएफ करते हैं तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपकी एंट्री होती है, पेशेंट के नाम के साथ उसके हस्बैंड का नाम साथ में चलता है। मतलब आप ऐसे अगर आप कहीं दिखाने जाते हो तो आपके नाम से आप अपना पर्चा बना दिखाते हो, लेकिन जब आप किसी फर्टिलिटी सेंटर पे आप जाते हैं तो वाइफ के साथ हस्बैंड का नाम जोड़ के ही, बिकॉज इतनी सारी मूवीज आ गई है ना तो लोग डर गए। गुड न्यूज में आया था, सब में आया था, बिकॉज चेंज हो जाता है। तो अभी तक अपनी प्रैक्टिस में या मैंने अभी आसपास में कभी किसी सेंटर में इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं सुना। उस मूवी में ही केवल मैंने भी देखा कि भाई ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इसको देखा जाता है। अच्छा, कई लेवल पे एंट्रीज होती हैं और उसके बाद पहले पेशेंट को अगर हमने सैंपल दिया कलेक्ट करने के लिए तो पहले उसका नाम नोट कर दिया जाता है कंटेनर पे, फिर दिया जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम होने की संभावना बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो फिर भी, और दूसरी बात जो ये है कि जो उन्हें ये डर होता है कि हमारा किसी और का इस्तेमाल कर लेंगे, तो कोई भी डॉक्टर आपकी बिना परमिशन के, आपकी को बिना इन्फॉर्म करे किसी और का एग या किसी और का स्पर्म आपके में यूज नहीं करता है। ओके। तो ये जो भ्रांति है वो अपने दिमाग से लोगों को बिल्कुल हटा देनी चाहिए कि आपके बिना जाने किसी का भी एग या किसी का भी स्पर्म बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी डोनर एग या डोनर स्पर्म, तो बहुत ही लीगल तरीके से, जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के तहत आपकी प्रॉपर कंसेंट के माध्यम से ही फिर वो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो इसके लिए भी प्रॉपर बैंक्स होते हैं, मतलब कहाँ पे स्टोर होता है? रजिस्टर्ड बैंक से ही हम लोग एग्स लेते हैं, रजिस्टर्ड बैंक से ही हम लोग स्पर्म्स लेते हैं। जैसे मैम पहले रेगुलेशंस नहीं थी गवर्नमेंट की, अब रेगुलेशंस आई हैं, तो काफी लोग पहले ये चाहते थे स्पर्म्स तो हमारे यूज हो जाएं, बट एग कहीं किसी और का यूज कर ले, सो दैट हमें गोरा बच्चा चाहिए, हमें कर्ली हेयर चाहिए, हमें ब्लू आईज चाहिए। तो वो आईवीएफ से एक्सपेक्ट करते थे कि मेरा बच्चा थोड़ा सा अच्छा दिखे, डिजाइनर बेबी हो जाए। तो वो काफी होता था पहले। नहीं, कभी कभी किसी पेशेंट को मैंने कहते सुना कि ये वर्ड मैंने डिजाइनर बेबी मैंने भी किसी पेशेंट के मुंह से ही सुना था, और सुन के मुझे थोड़ी हंसी भी आई थी। और अभी तक लेकिन मेरा एक ही पेशेंट से ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसने ये बात मुझसे कही थी। तो फिर मैंने उसको काउंसिल किया था कि बेटा ये बताइए कि आप अपना जीन बाहर लेके आना चाहते हो, हमेशा यही तो होता है ना कि हमारा बच्चा आए, तो ऐसे ही अगर किसी और का ही करके लेना है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, उसके लिए इतनी टेक्नोलॉजी क्यों वेस्ट करी जाए, है ना। तो मैं इन चीज़ों को पर्सनली प्रमोट नहीं करती हूँ। लोगों का डिमांड आता जाता रहता है, लेकिन एक तरफ बात ये हो रही है कि हमारा एग कहीं तो नहीं बदल दिया जा रहा, हमारे स्पर्म तो नहीं बदल दिया जा रहा, एक तरफ आप डिजाइनर बेबी की बात करते हैं। तो एक दिशा में चलना चाहिए, और हम सारे डॉक्टर्स भी इसी दिशा में चलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना सेल्फ जीन, आपका जो खुद का एग है, आपका खुद का स्पर्म है, उसी को ही लेके अगर हम आईवीएफ करते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। मैम आजकल जैसे आईवीएफ के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये क्यों बढ़ रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि मतलब आजकल लोग नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो लाइफस्टाइल की वजह से या किस वजह से? बिल्कुल आपने सही कहा कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसको लेके। पहले के अगर हम लोग देखें चीजें तो लाइफस्टाइल आप याद करिए, अगर हम अपने मदर को देखें, मदर फादर को, या उनके भी पेरेंट्स को अगर देखते हैं, तो सोने का समय क्या होता था, सुबह उठने का समय क्या होता था, और खाना पीना हम लोग क्या खाते थे। आज आप बताइए कि वीक में कितनी बार बाहर खाना होता है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उतनी एक्सरसाइज नहीं रह गई, बच्चे फोन लेके बैठे हुए हैं, एक्टिविटीज कम हो गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे लाइफस्टाइल पे, जिसकी वजह से एग क्वालिटी खराब हो रही है, स्पर्म क्वालिटी खराब हो रही है, वजन बढ़ रहा है, पीसीओएस के केसेस बढ़ के आ रहे हैं। और दूसरी चीज है लाइफस्टाइल के अलावा कि हम लोग अपने प्रोफेशन को लेके थोड़े से रहते हैं कि प्रोफेशन जब तक हम लोग स्टेबल नहीं हो जाएं तब तक शादियां नहीं कर रहे हैं, या फिर शादी कर भी ले रहे हैं तो टाइम से हम लोग प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी डिलीवरी 30 के अंदर अगर हो जाती है, 30 साल के अंदर महिला की, तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि शादियां ही 30 साल पे हो रही हैं, फिर वो 30 पे हो रही है, फिर वो सोचते हैं कि अभी शादी हुई है, 2 साल देख लेते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो 30 के बाद फिर चीजें, एक हमारा ना क्वालिटी खराब होने लगती है, क्वांटिटी भी कम होने लगती है।
और एग तो कम्प्लीटली 45-50 के बाद खत्म ही होने लगते हैं, मेनोपॉज में जाने लगती हैं फीमेल। मेल पार्टनर की भी क्वालिटी खराब होती है विद द एज। तो यही 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी आर्टिफिशियल हमारे जो टेक्निक्स हैं, IVF है, IUIs है, ये सब बढ़ रहे हैं। लोगों के नेचुरल कंसेप्शन काफी नहीं हो बार रहे कहा हैं। जाता है जिमिंग भी बहुत ज्यादा इशू है आजकल। गर्ल्स जो बहुत ज्यादा जिम जाती हैं, या टोबैको या फिर अल्कोहल कंजम्पशन आजकल गर्ल्स का भी बढ़ गया है, तो दैट्स द मेन रीजन। ऑब्वियसली कम्स इन लाइफस्टाइल, और गर्ल्स का बढ़ गया है। मैं तो कहूँगी गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है कि लड़की भी अगर अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनकी स्पर्म क्वालिटी खराब होती है डेफिनेटली। फिर एग क्वालिटी भी अगर महिलाएं ले रही हैं तो खराब होगी। तो सब लाइफस्टाइल जो वही चीज़ है ना कि रात में जाग रहे हैं, रात में पार्टीज हो रही हैं। तो अभी मैं कितना अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि कम एज की लड़कियां आती हैं, अभी 27-28 साल की एज होती है और उनके एग ही नहीं है, एग खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो गई है ना, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है, तो ये एग किस खत्म हो वजह गए से हैं। होता है? अब उनका अगर हम लोग जेनेटिक टेस्ट करते हैं, कैरियोटाइप करते हैं तो नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम है। जिस तरीके से इतनी जल्दी अभी नई नई शादी हुई, 1 साल में आ रहे हैं, एग्स नहीं है, फिर उनको डोनर एग पे जाना पड़ रहा है ना। हार्मोन्स लेवल बढ़ गए हैं, FSH बढ़ गए, यानी कि ओवेरियन फेलियर में चली गई है पेशेंट। तो ये चीजें देखने को मिल रही है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं ये सब चीजें। कौन से टेस्ट मैम कराएं तो पता चल जाएगा कि हम हेल्दी हैं कि नहीं है, या कंसीव नेचुरल कर पाएगी गर्ल की नहीं कर पाएगी? इज देयर एनी टेस्ट की आपको बॉडी हेल्थ के बारे में पता चल जाता है? बिल्कुल है, लेकिन अब देखिए अगर आप किसी अनमैरिड लड़की की बात करते हैं तो हम उसको सारे टेस्ट तो नहीं करा सकते। उसका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उसके हार्मोनल टेस्ट कर सकते हैं जो ओवेरियन रिजर्व के टेस्ट है। ओवेरियन रिजर्व के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड से एंट्रल फॉलिकल काउंट, ब्लड टेस्ट से AMH एक टेस्ट होता है, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, उससे हमें उसके एग रिजर्व के बारे में पता चलता है। उसके FSH LH एस्ट्राडियोल हार्मोन टेस्ट करके हमें आइडिया लग जाता है। लेकिन अब फैलोपियन ट्यूब हम उसकी टेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, जैसे उसको कुछ अलार्म मिल जाए अपनी हेल्थ को लेकर, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता कि इफ गर्ल कैन गो फॉर अ सिंपल टेस्ट तो उसको एक अलार्म में मिल जाए प्रेगनेंसी जल्दी करनी है या हमारे पास टाइम है? हाँ, कि हमारे पास टाइम है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं प्रमोट भी करती हूँ कि जैसे कभी कई बार नई शादी की लड़कियां मेरे पास आती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि ऐसा करो, तुम अपने कुछ बेसिक टेस्ट, मैडम अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है, अभी 2 साल नहीं करनी है, हम बस ऐसे ही आए थे कुछ और प्रॉब्लम को लेके। तो मैं उनको ये जो टेस्ट मैंने अभी आपको बोले, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट, FSH LH एस्ट्राडियोल टेस्ट, और हमारा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से फॉलिकल काउंट, एंट्रल फॉलिकल काउंट टेस्ट, ये ओवेरियन रिजर्व के टेस्ट अगर आप करा लेते हो और अगर आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा आता है तो आप डेफिनेटली कुछ सालों वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ओवेरियन रिजर्व अभी बहुत अच्छा नहीं है, हमें मतलब उसको देख के अगर आप अपने डॉक्टर से अगर किसी से मिलते हैं, फर्टिलिटी एक्सपर्ट से, तो आपके ओवेरियन रिजर्व को देख के बता सकता है कि आपको कितनी जल्दी प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए या आप कितना डिले कर सकते हैं। तो ये मैं जरूर कहूँगी अपने जो यंग गर्ल्स हैं कि वो अपनी ये टेस्ट करवा सकते हैं, करवा के एटलीस्ट वो प्लान कर सकते हैं कि हाँ कब तक उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करना है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो दे कैन ना प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी। मैम आजकल IVF के साथ साथ सरोगेसी का बहुत वो है, काफी फिल्म स्टार्स ने भी सरोगेट कराया है बेबीज को, तो वो क्या होता है? सरोगेसी क्या होता है, वो कैसे होता है? हाँ, सरोगेसी को कहते हैं किराए की कोख। जी जी जी। आपका अगर यूट्रस ठीक नहीं है, आपकी बच्चेदानी अगर स्वस्थ नहीं है, या आपके अंदर ऐसी कोई बीमारी है कि आप बच्चे को कैरी नहीं कर सकते हैं, अगर आपने वो बच्चा कैरी किया तो आपके लिए लाइफ रिस्क हो सकती है, तो फिर हम लोग उसमें आपके एम्ब्रियो को, आपके बच्चे को किसी दूसरे महिला के, जो स्वस्थ महिला है, उसके गर्भ में रख के बड़ा करते हैं और वो पैदा होता है बच्चा। इसको सरोगेसी कहते हैं। लेकिन इस समय अगेन हमारे जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, क्योंकि सरोगेसी को जब यहाँ पे हो रही थी तो बहुत कुछ हुआ। देखिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती है, प्रेगनेंसी 9 मंथ की बात होती है, उसके बाद फिर डिलीवरी, एक बच्चा होता है ना, पूरा कोई सामान नहीं है जी कि भाई हमें अच्छा नहीं लगा या क्या है ना। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये इतने बढ़िया रूल्स लेके आए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर से लोग आते थे और हमारे यहाँ पे सरोगेसी ये बहुत हो रहा था, करा के जा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे इजीली महिलाएं मिल जा रही थी, है ना, उनको पैसों की जरूरत थी तो वो सरोगेसी हो रही थी। तो ये अब पूरी तरीके से बंद है। और अगर सरोगेसी आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको नीड है, तो आपकी वो फैमिली
आपकी कोई रिलेटिव होनी चाहिए, आप अपने रिलेटिव को लेके ही आएं और Okay. फिर उससे आप सरोगेसी करा सकते हैं। मतलब जस्ट फॉर कि नहीं हमें अपना फिगर ठीक रखना है, हमें प्रेग्नेंट नहीं हाँ। होना है, या जैसे आपको उसको एज ए लग्जरी यूज नहीं नहीं करना कर है, सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। और इसको लाइक कमर्शलाइज नहीं कर सकते हैं कि आप कितना भी पैसा ले रहे हैं और कर रहे हैं। इसीलिए सीधा सिंपल सा कर दिया गया है कि आप अपना फैमिली, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको जेन्युइन नीड है सरोगेसी की, आप अपनी किसी फैमिली मेंबर को लेके आइए और डॉक्टर का काम है सिर्फ आईवीएफ करना। और वो आपकी फैमिली, उसको सरोगेट से कोई मतलब नहीं है, आपका फैमिली मेंबर है, आप उसको लेके आए हो। कोई मैम इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स भी साइन लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं। तो अभी जब तक कि यूपी में हमारा अभी ये नहीं बन जाता, इसका कमेटी नहीं बन जाती, तब तक सरोगेसी यहाँ पे बंद है। अभी कहीं पे कोई सरोगेसी नहीं कर रहा है। मैम जैसे काफ़ी एक्टर्स लाइक करण जौहर, तुषार कपूर, इन लोगों ने शादी नहीं करी बट थ्रू सरोगेसी इनको बच्चे हुए, तो वो चलन ज़्यादा प्रमोट ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने करा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि हो रही थी, ये वाले भी पार्ट है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, है ना, उनको कॉस्ट का कोई इशू नहीं है, कहीं भी कितना भी पैसा खर्च करके वो लोग कुछ भी करा सकते हैं, तो वो हो रहा था। दूसरे बाहर से आके लोग करा रहे थे। फिर कई बार ऐसा हो जा रहा था कि हमारी, मान लीजिए सरोगेट को कोई प्रॉब्लम हुई, अब उसको कौन देखने वाला है। हाँ, जैसे हम लोगों ने मिमी मूवी में देखा था। हाँ, या फिर कई बार हुआ ऐसा, सच में हुआ कि नहीं अब मुझे बच्चा नहीं रखना है, या फिर कभी सरोगेट नहीं कह दिया कि नहीं मेरे को नहीं देना है। तो ये बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बीच बीच में होते थे। तो उन सब चीज़ों को लेके इसके लिए रूल आया और ये बहुत ही अच्छा रेगुलेशन आया है। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि अब सिंगल पेरेंट वाली बात एक आती है हाँ, यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रहा है। मैं बिल्कुल भी इसको प्रमोट नहीं करूँगी। हालांकि अब चीज़ें एडवांस हो रही हैं, बहुत ही लोग कहते हैं कि आप फ्री हैं अपने लाइफ को लीड करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए कि हम चाहें तो हम अकेले लाइफ अपनी लीड करेंगे, हमें शादी नहीं करनी है, मैं अकेले अपने बच्चा पाल सकता हूँ। फीमेल भी कर रही हैं, मेल भी, जैसा कि आपने कहा, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उससे नहीं लगता कि ऐसा ठीक नहीं है? एक बच्चे के लिए एक माँ भी होनी चाहिए और पिता भी होना चाहिए। बोथ आर इम्पोर्टेंट। और अगर कोई ऐसी वजह है कि भाई आप मतलब फिर अडॉप्ट करके किसी बच्चे का भरण पोषण करिए और उसको आगे बढ़ाइए, उसमें फिर आपको सरोगेसी या आईवीएफ कराने की क्या जरूरत है? मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है। हालांकि कई लोगों से मेरी बात डिफर करेगी। हाँ, काफी लोग आजकल की जो सोच रखते हैं वो ये कहेंगे कि नहीं जी। जैसा आपने बोला कि वो अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज्यादा कॉस्ट, तो आईवीएफ की वैसे कॉस्टिंग कितनी आती होगी? देखिए आईवीएफ की सिंपल जो कॉस्टिंग, जिसमें जो कपल है उसकी वाइफ को ही इंजेक्शंस लगते हैं और हस्बैंड का स्पर्म लेके एक आईवीएफ किया जाता है, तो वो कॉस्ट करीब 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच आती है। और अगर मैम इसी में वो जेनेटिक टेस्ट भी कराना चाहते हैं तो वो बढ़ती है? हाँ, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर जेनेटिक टेस्टिंग, अगर महिला की एज ज़्यादा है या उसको कई सारे अबॉर्शंस हो चुके हैं या उसको पहले से कोई डिजीज़ है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई टेस्टिंग करने का कोई इंडिकेशन है तो उस टेस्टिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो टेस्टिंग भी 2 तरीके से जाती है। एक टेस्टिंग जाती है कि हमने जिस मीडियम में बच्चे को ग्रोथ करा रहे हैं उसी मीडियम में उसके कुछ सेल्स छूट जाते हैं, तो उस मीडिया को, उस लिक्विड को हम लोग टेस्ट के लिए भेज देते हैं। बच्चे का टुकड़ा अलग से नहीं तोड़ते हैं। एक वो टेस्टिंग होती है जो नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग कहलाती है, और दूसरी टेस्टिंग होती है जिसमें बच्चे का लेजर के माध्यम से छोटा सा बायोप्सी ले लिया जाता है और वो टेस्टिंग जाती है। अच्छा। तो जब लेजर के माध्यम से बायोप्सी लेते हैं तो वो लेजर की कॉस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है, और बाकी तो जो लेबोरेटरीज हैं उसका खर्चा तो करीब सेम ही रहता है। तो करीब एक एम्ब्रियो की जाँच में 10 से 15,000 रुपये का खर्चा आता है। मैम इतनी कॉस्टली होता है तो इसमें मतलब कुछ परसेंटेज होता है कि इतना सक्सेसफुल रेट रहेगा, 100% गारंटी है कुछ? सक्सेस का अगर मैं बात करूं तो पहले जो सक्सेस रेट थी जो 30-35% हुआ करती थी, फिर बढ़ के धीरे धीरे और बढ़ी, और अब जो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे आ गई हैं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर जो 5 दिन का बच्चा बना सकते हैं हम लोग। अगर बच्चा थोड़ा सा जो कवर है उसका अगर हार्ड है ना, जोन अगर हार्ड है तो उसको हम लेजर के माध्यम से तोड़ के उसको थोड़ा सा वीकन कर सकते हैं, जिससे कि एम्ब्रियो इजीली बाहर निकल आए। तो इन सब टेक्निक से थोड़ी सी हमारी सक्सेस रेट अच्छी हो गई है, और अराउंड 70-80% सक्सेस रेट हम लोग अभी कह सकते हैं कि आईवीएफ की है। जैसे मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है? ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट की सक्सेस है वही मैं कह रही हूँ कि इफ़
यूट्रस की लेयर यानी एंडोमेट्रियम इज गुड, यूट्रस का लेयर अच्छा है और जो एम्ब्रियोज बने हैं वो अच्छे हैं, तो 70-80% सक्सेस रेट होती है। अब अगर हमारी कोई भी एक चीज़ कंप्रोमाइज्ड है, अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है या यूट्रस की लेयर उतनी अच्छी नहीं है, तो सक्सेस रेट फिर थोड़ी सी। और वैसे भी सक्सेस रेट की बात करूँ तो सक्सेस रेट एक कहते हैं ना कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स की होती है। आपके लिए तो अगर आईवीएफ पॉजिटिव हुआ तो 100% हो गया और नेगेटिव हुआ तो 0% हो गया। तो आईवीएफ की सक्सेस रेट एक सेंटर की 1 महीने की या 2 महीने की या 1 साल की, इस तरीके से कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो जिस महीने में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, लाइक उसका एंडोमेट्रोसिस है, यूट्रस अच्छा नहीं है या एम्ब्रियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, ऐसे अगर कई पेशेंट्स आ गए हैं तो हो सकता है उस मंथ की सक्सेस रेट हमारी 60% चली जाए, 60% चल जाए, है ना। किसी मंथ वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। इसमें मैम फिर सेकेंड ट्राई और थर्ड ट्राई ले सकते हैं, लेते हैं लोग। कितने ट्राई तक वो कोई एक लेडी इंजेक्शंस ले सकती है? देखिए, इंजेक्शंस की बात करूं कि अगर पेशेंट को स्टिमुलेट करना है तो मुझे लगता है कि 2 से 3 बार के बाद ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरी जितनी बार स्टिमुलेट करेंगे और ओवरी को फिर हम प्रिक करके वो एग कलेक्ट करते हैं, तो ओवरी को जितना प्रिक करेंगे उतना फिर ओवेरियन कैंसर का भी चांसेस बढ़ता है। ओके, इसीलिए भी फिर मैं कहूंगी कि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा रेगुलेशन लेके आया है कि पहले जो एग डोनर हुआ करती थी, जो एग डोनेट करती थी, वो कई बार अपने एग डोनेट कर देती थी, तो उनको समझाया भी जाता था उनको। मैं तो जब हमारे यहाँ कोई आते तो पूछते थे कि बेटा आपने पहले तो नहीं किसी को एग डोनेट किए है ना, तो वो दे यूज्ड टू लाई, झूठ बोल देते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत होती है और कोई तरीका भी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमारा अगर आधार से कनेक्ट होकर ये सब चीज़ रेगुलेट हो सके कि वो पेशेंट हम जान सकें कि हाँ भाई इसने पहले डोनेट किया है और हम उसको बिल्कुल भी आगे ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य के लिए ही खराब है। अगर हमने बार बार किसी की ओवरी को प्रिक किया तो ओवेरियन कैंसर होने का खतरा उसके लिए बढ़ जाता है। इसलिए आईवीएफ को 3 से ज़्यादा बार पिकअप नहीं, मतलब एग रिट्रीवल मुझे लगता है नहीं करवाना चाहिए। तो इसमें कॉस्ट पड़ती है क्या मैम? बिल्कुल कॉस्ट पड़ती है। देखिए, जब आप एग पिकअप करवाओगे आपका लेबोरेटरी का चार्ज, एग निकालने का चार्ज और आपको जो इंजेक्शन का चार्ज बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम में मान लेते हैं कि हमें कुछ 4 या 5 अच्छे एग मिले और हमारे 3 या 4 एम्ब्रियोज यानी कि 5 दिन के बच्चे बन गए, तो पहली बार में हमने अगर 1 या 2 बच्चे आपको रख दिए, ट्रांसफर कर दिए यूट्रस में, और उसमें से अगर एक बच्चा हो गया, अच्छी बात है। तो जो बच्चे हमारे पास आपके फ्रोजन रखे हुए थे, जो हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं, उनको आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए फिर से आप इस्तेमाल कर सकती हैं बिना कोई इंजेक्शन लिए। ओके, हाँ, ये बहुत एक अच्छा पार्ट है आईवीएफ का, जो कि हम लोग कई पेशेंट्स में ऐसा हुआ है कि उनका ट्यूब वगैरह ब्लॉक था, उनको आईवीएफ में जाना था और वो यंग थी, क्योंकि ट्यूब बंद थी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनके कुछ 4 या 5 एम्ब्रियोज बने। पहले बार में उनको प्रेगनेंसी हुई, बच्चा जब 2-2.5 साल का हो गया तो वो दोबारा आए, उन्हें कुछ नहीं करना था, बस उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो अपना निकलवाया और ट्रांसफर करवाया, उनकी दूसरी प्रेगनेंसी हो गई। ओके। या अगर किसी का फर्स्ट साइकिल में कंसीव नहीं किया, फेल हो गया और एम्ब्रियोज हमारे पास रखे हैं, तो भी उनको दोबारा इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता, वो रखे हुए एम्ब्रियोज निकाल के उनके ट्रांसफर हो जाते हैं।